सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है विश्व की प्रमुख नहरें। और आज हम इस वीडियो में स्वेज नहर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण हम इसको क्वेश्चन करने वाले हैं। और दोस्तों, स्वेज नहर का जो कॉन्सेप्चुअल क्लास है या कॉन्सेप्चुअल वीडियो है वो मैंने पहले ही डाल रखा है, वो आप देख लेना। वहाँ पे मैंने स्वेज नहर के बारे में मैप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। और दोस्तों, इस क्लास में हम स्वेज नहर से बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एग्जाम की दृष्टि से, उस पर हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, जो कॉन्सेप्चुअल क्लास है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें इस क्लास के अलावा नई देखने को मिलेगी। और दोस्तों, इस क्लास में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लास के अलावा बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये क्लास लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो बिना किसी देरी के आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? पनामा नहर, स्वेज नहर, कील नहर, शू नहर। तो दोस्तों, सीधा सीधा क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा स्वेज नहर। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी स्वेज नहर है वो विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है। पनामा नहर के बारे में दोस्तों हमने पढ़ा था, थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। पनामा नहर अटलांटिक सागर, जिसे हम अंध महासागर कहते हैं, उसको प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अगर कील नहर की बात करें तो कील नहर दोस्तों जर्मनी देश में है, ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। तीसरी नहर आती है शू नहर। शू नहर दोस्तों जो आपकी ग्रेट लेक्स हैं यूएसए और कनाडा की सीमा पर, वहाँ पे जो आपकी ह्यूरन और सुपीरियर झील है, उन दोनों झीलों के मध्य एक नहर है, यानी उन दोनों झीलों को जोड़ती है सुपीरियर और ह्यूरन झील को, वो आपकी नहर है शू नहर। ठीक है, ऑप्शन आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई थी? अब दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि स्वेज नहर है, इसका योजना है वो 1859 में बनाई गई थी और 10 साल में ये बनकर तैयार हो गई थी, यानी 1869 में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, यानी स्वेज नहर है वो 1869 में बनकर तैयार हो गई थी। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्वेज नहर है उसकी जो लंबाई है वो 160 किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों, कई जो रिसोर्स है उससे पता चलता है कि इसकी लंबाई 162 किलोमीटर है। कई रिसोर्स जैसे विकिपीडिया पे आप देखेंगे तो 193 पॉइंट कुछ समथिंग इसकी लंबाई है किलोमीटर में। लेकिन इस क्वेश्चन के ऑप्शनों के अनुसार अगर हम देखें तो स्वेज नहर की लंबाई होगी 168 किलोमीटर। याद रखिएगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपसे पूछे तो 160। अब 160 के आसपास आप देख लीजिएगा ऑप्शन में कौन सा आंकड़ा आपको नजर आ रहा है, तो वही अपना राइट आंसर होगा। जैसे 160 के ज़्यादा करीब अगर हम देखें तो वे ज़्यादा करीब देखें तो 160 के 168 है। अब आप कहेंगे 156 है, लेकिन 156 दोस्तों 160 से नीचे है, तो ये क्वेश्चन तो ये तो राइट आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में जो लंबाई दी गई है वो 160 किलोमीटर है। इसका मतलब या तो हम 160 माने या फिर 160 से ज़्यादा, 160 से हम कम कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन 168। और दोस्तों, मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल क्लास में बताया भी था कि आपको लंबाई में कन्फ्यूजन होगी। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे सारी बातें क्लियर कर दी है और ऑप्शन के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 160 किलोमीटर जो लंबाई है वो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? अब दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि इसकी योजना है वो 1859 है, उसमें बनाई गई थी। ठीक है, अब आप कहेंगे 1859 ऑप्शन में नहीं है, तो दोस्तों 1859 के पास ऑप्शन में देखिए कौन सा सन आपको नजर आ रहा है। अगर हम बात करें 1869, तो दोस्तों यहाँ तो ये बनकर तैयारी हो गई थी, तो इसका मतलब राइट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। स्वेज नहर का निर्माण है वो कब प्रारंभ हुआ? तो 1854। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऐसे आपको ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन करना पड़ेगा। और दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन है वो सारे मैं आपके लिए ला रहा हूँ, क्योंकि ये पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी हो। ठीक है, इसके अलावा अन्य जो भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें पूछा गया है, तो वही ऑप्शन मैं लेकर आया हूँ। उसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर है वो सही माना गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। तो दोस्तों, स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर जो पतन है आपका पोर्ट है वो है पोर्ट सईद। ठीक है, यानी पोर्ट सईद है वो
स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पे स्थित है, जबकि दक्षिणी सिरे पे पोर्ट स्वेज स्थित है। याद रखिएगा दोनों, यानी ये उत्तरी सिरे पे और जो स्वेज है ये दक्षिणी सिरे पे। ठीक है, दोनों बातें याद रखिएगा। इसी प्रकार पनामा नहर के बारे में, उत्तरी जो बंदरगाह है पनामा नहर के सिरे पे, तो वो दोस्तों कोलोन, और जो दक्षिणी सिरे पे है प्रशांत महासागर की ओर, वो है पनामा बंदरगाह। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, स्वेज नहर जोड़ती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यानी स्वेज नहर जोड़ती है, ये क्वेश्चन आपके लैब असिस्टेंट एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा सकता है, यानी पूछा गया है। 30 जून 2022 को जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि स्वेज नहर जोड़ती है। तो दोस्तों ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आ गया कि स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पे कौन सा पतन से स्थित है। तो अभी हमने बात की थी कि जो स्वेज नहर है इसके दक्षिणी सिरे पे पोर्ट स्वेज स्थित है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कि स्वेज नहर के खुलते ही निम्नलिखित में से किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। शानदार क्वेश्चन है, लॉजिकली क्वेश्चन आपको देखना है। तो दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि जो स्वेज नहर है इसके माध्यम से यूरोप और एशिया के देशों के मध्य व्यापार होता है, तो इस बात से आप इस क्वेश्चन का आंसर है वो निकाल सकते हैं। अब दोस्तों लॉजिक कैसे लगाना है आपको, और मैंने कॉन्सेप्चुअल क्लास में भी आपको बताया था कि स्वेज नहर के माध्यम से यूरोपियन कंट्री है वो एशियन कंट्री के साथ, यानी आपस में इन दोनों के मध्य व्यापार होता है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लंदन, ये एक यूरोपियन सिटी है लंदन। ठीक है, आप सभी जानते हैं इंग्लैंड में है, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। और यहाँ पे न्यूयॉर्क, तो यहाँ पे न्यूयॉर्क की बात करते हैं तो दोस्तों ये तो आता है उत्तरी अमेरिका में। तो मैंने कहा व्यापार होता है किसके मध्य, किसके मध्य होता है, यूरोप और एशिया के मध्य। तो ये दोस्तों ऑप्शन राइट नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। तो दोस्तों दूसरे ऑप्शन की ओर हम बढ़ते हैं। तो एक तरफ है लंदन जो कि इंग्लैंड की राजधानी है, एक तरफ है पेरिस। तो दोस्तों पेरिस फ्रांस यानी यूरोप में है, तो यूरोप और यूरोप के मध्य व्यापार होता है स्वेज नहर से, ये तो है ही नहीं, ऑप्शन ये भी कटेगा। देखिएगा तीसरा ऑप्शन कि लंदन और केप ऑफ गुड होप के बीच में समुद्री मार्ग है वो छोटा हो गया, नहीं ये भी नहीं होगा, क्योंकि केप ऑफ गुड होप अगर हम बात करें तो जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके दक्षिणी सिरे पर स्थित है। और बात करें लंदन और चेन्नई, तो बात करते हैं लंदन इंग्लैंड की राजधानी है, यूरोपियन सिटी है, और चेन्नई की बात करें एक एशियन सिटी है भारत का चेन्नई। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य अब आप देखिए ये एक यूरोपियन जो शहर है और एक आपका एशिया का शहर है, तो दोनों के मध्य व्यापार है वो किया जाता है और समुद्री यात्रा का मार्ग इन दोनों के मध्य छोटा हो गया है। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और दोस्तों इस प्रकार आप लॉजिक के माध्यम से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता सकते थे। नेक्स्ट देखिएगा कि स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप, ये आ गया। अब देखिए भारत और यूरोप के मध्य सामुद्रिक जो दूरी है वो कितनी कम हो गई है, और मैंने ये बताया था कि दोनों के मध्य 7000 किलोमीटर की दूरी है वो कम हो चुकी है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 7000 कहाँ पे बताया था, 7000 किलोमीटर, तो मैंने कॉन्सेप्चुअल क्लास में बताया था। कॉन्सेप्चुअल क्लास में भी बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेगी, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, वो भी आप देख लेना। नेक्स्ट देखिएगा 11वां क्वेश्चन, सॉरी ये 10वां क्वेश्चन था और ये फिर से रिपीट हो गया ना, हाँ, तो ये इसका राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन 7000 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिएगा 11वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअल क्लास में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिल रहा है कि स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा में, यानी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम है। यानी हम अगर पोर्ट सईद से पोर्ट स्वेज आते हैं तो दोस्तों इसके मध्य यानी उत्तर से दक्षिण हमारे झीलें आएंगी, तो वो क्रम वाइज यानी उत्तर से दक्षिण कौन कौन सी आएगी। तो दोस्तों याद रखने वाली सीधी सीधी बात है कि सबसे पहले जब हम पोर्ट सईद से चलेंगे तो हमारे सामने एक झील आएगी, इसका नाम है लेक मंजला। उसके बाद में आएगी लेक टिम्सा, उसके बाद में आएगी ग्रेट बिटर लेक, और मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेट बिटर लेक है ये स्वेज नहर के एकदम बीचों बीच यानी केंद्र में स्थित है। ठीक है, और उसके बाद में आता है लिटिल बिटर लेक। ठीक है, तो ये 4 लेक हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर इनका सही क्रम है। ठीक है, तो याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन 12वां आता है कि स्वेज नहर का मिस्र द्वारा राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो मैंने सीधा सीधा आपको बताया था कि राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया था। अब दोस्तों ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पे,
तो ये ऑप्शन मैंने जानबूझकर नहीं लिखे हैं। राइट आंसर होगा 1956। और मैंने आपको बताया था कि स्वेज नहर का मिस्र द्वारा राष्ट्रीयकरण है वो 1956 में किया गया था। और दोस्तों मैंने आपको पूरी कहानी भी समझाई थी कि इसी 1956 की जो घटना है यानी मिस्र द्वारा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण है, एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है जिसे हम स्वेज संकट कहते हैं। क्योंकि जो मैं अभी ये स्टोरी आपको नहीं सुनाऊंगा, अगर आपको ये स्टोरी सुननी है तो कॉन्सेप्चुअल क्लास देख लेना, वहाँ पे मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम खराब हो रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, एक घटना जो कि मैं आपको कॉन्सेप्चुअल क्लास में बताने वाला था लेकिन मेरे दिमाग से निकल गई। वो दोस्तों ये घटना है कि करंट से भी थोड़ा स्वेज नहर को अगर हम जोड़ते हैं तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि दोस्तों क्या हुआ कि 23 मार्च 2021, अभी ये करंट का मुद्दा भी आप मान सकते हैं क्योंकि पिछले 2 साल लगभग हो चुके हैं। मार्च को 2021 में ये घटना हुई थी, तो लगभग हम 2 साल कह सकते हैं क्योंकि वर्तमान में तो अभी मार्च ही चल रहा है, मार्च 2023, ठीक है। तो 23 मार्च 2021 को क्या हुआ कि एक जहाज़ है वो इस स्वेज नहर से गुजर रहा था, लेकिन होता क्या है कि खराब मौसम के कारण एक जहाज़ था, इसका नाम था, ये आपको दिख रहा है, एवर गिवेन। ये एक बहुत बड़ा जहाज़ था, मालवाहक जहाज़ था, यानी कंटेनर्स बड़े बड़े लिए ले जाता था, और ये स्वेज नहर के दक्षिणी छोर के पास फंस गया, या फिर हम कह सकते हैं खराब मौसम के कारण ये एकदम तिरछा, मैं अभी आपको फोटो दिखाऊंगा, ये तिरछा एकदम जो आपकी स्वेज नहर है उसके दक्षिणी सिरे में फंस गया, ठीक है। अभी यहाँ पे फोटो आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये जो स्वेज नहर आपकी, और ये ऐसे तिरछा, इसमें एक बहुत बड़ा मालवाहक ये जो जहाज था आपका, कंटेनर्स बहुत बड़े बड़े आप देख पा रहे हैं इसमें रखे हुए थे, ये इसमें फंस जाता है। इस जहाज़ का नाम है वो एवर गिवेन, ये इस जहाज़ का नाम है। और दोस्तों ये यहाँ पे 6 दिन तक फंसा रहा, बाद में इसको निकाला गया। और दोस्तों इन 6 दिनों में जो एशिया और यूरोप के मध्य व्यापार हो रहा है ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब थोड़े क्वेश्चन यहाँ से और मैं बना लेता हूँ, जैसे कि ये जो जहाज़ था इसका नाम था एवर गिवेन, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल है उत्कर्ष स्टडी, वहाँ पे आप जाके देख लेना ये सारी बातें। इसका जो मालिक है ये कंपनी है सुई किसेन केसा, ये एक जापान की कंपनी है, सुई किसेन केसा, ठीक है। ये एक जापान की कंपनी है जो इसकी ओनर है, इस जहाज़ की मालिक है। इसके अलावा निर्माता की बात करें तो ये भी दोस्तों एक जापानी कंपनी है, इम्बारी शिप बिल्डिंग, जिसके द्वारा इस मालवाहक जहाज़ को बनाया गया था। अब देखिएगा, ये फ़ोटो मैंने आपको दिखाई, अब ये स्वेज नहर की फ़ोटो है, यहाँ पे आपको यानी आसानी से दिखाई दे रहा है कि ये मैंने आपको जो लोकेशन बताई थी, जैसे कायरा, अलेक्जेंड्रिया, ये आप देख पा रहे हैं ये रेड कलर में, ये आपकी स्वेज नहर है जो कि ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये पोर्ट सईद दिख रहा है, यहाँ पे स्वेज दिख रहा है। अब देखिएगा, उसके बाद मैंने बहुत सारी आपको बातें बताई थी, ये मैप आप देख लेना। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंतर्गत हमने स्वेज नहर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण हम उसको क्वेश्चन किए, और कॉन्सेप्चुअल क्लास मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, वो भी आप देख लेना। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।